अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन वअइदु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा। सुबह में जैसा कि आप हज़रात को बताए गए कि हमारा ज़िला धुलिया, अक्कलकुआ पहले धुलिया ज़िले में आता था, लेकिन बाद में 5-7 साल पहले नंदुरबार ज़िला वजूद में आया तो अक्कलकुआ नंदुरबार ज़िले में आ गया। इस तरह से हमारा माजी का जो ज़िला है वो धुलिया है और करंट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो नंदुरबार है। तो धुलिया से ताल्लुक़ रखने वाले, आपका नाम आसिम खान साहब, हमने उनको दावत दी थी और ये शाहजहाँ और नंदुरबार में प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। इनका प्रोग्राम कल आने का था। मैंने कहा कि अगर कल आते हैं आप तो ये हमारे बच्चे सब जा चुके होंगे घर, लिहाजा अगर आप कुछ अरेंजमेंट कर आज तशरीफ ले आए तो बेहतर है। बहरहाल हमारी दावत और उन्होंने लब्बैक कहा और उनके बड़े भाई और वो आज हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। इन्होंने 5वीं मरतबा में एग्ज़ाम पास किया है और इनकी एक बड़ी खुसूसियत ये है कि उर्दू ज़बान से पहली से लेकर 12वीं तक इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है। तो ख़ासतौर पर आसिम खान साहब को हमने इसीलिए दावत दी है कि हमारे तलबा जो ये समझते हैं, चाहे कॉलेज के हो चाहे मदरसे के तलबा हो, कि अगर अंग्रेज़ी आती है तो ही IPSC और UPSC एग्ज़ाम पास किए जाते हैं, ऐसा नहीं। आप उर्दू ज़बान के साथ भी IPSC और UPSC एग्ज़ाम, मराठी ज़बान के साथ भी, जो भी ज़बानें हमारे इस मुल्क में राइज है उनमें से किसी भी ज़बान को सिलेक्ट कर आप IPSC और UPSC एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक तो आपका जनरल नॉलेज, ये बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसके बारे में ज़्यादा तो इनको तजुर्बा है तो ये खुद ही बताएंगे। और दूसरा करंट अफेयर से वाकिफियत, यानी मौजूदा सिचुएशन में मुल्क में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से वाकिफियत जरूरी है। इसलिए कि हमने भी एक नीट का एग्जाम दिया था 1.5 साल पहले LLB में अपेयर होने के लिए, तो उसमें 2 तरह के सवाल बहुत ज़्यादा थे। एक तो मंतिकी सवाल बहुत ज़्यादा थे, इसको इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं, और दूसरे जो सवाल थे वो कोरोना से मुताल्लिक, इसलिए कि हमने जब एग्जाम दिया उस वक्त कोरोना बिल्कुल हॉट था, तो इसलिए कोरोना के सिलसिले में बहुत सारे सवाल किए थे। तो इसे समझ में आया कि इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन एग्ज़ाम में इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है, आपने जो असली तालीम हासिल की है उस असली तालीम में आप स्टडी में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और उसी के साथ साथ करंट अफेयर, मौजूदा हालात में दुनिया कहाँ जा रही है और इन हालात में दुनिया के सामने आने वाले चैलेंजेस का आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं और उसके सिलसिले में आप क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अपना क्या योगदान दे सकते हैं। बहरहाल मैं हमारे जामिया इस्लामिया शातुल अक्कलकुआ, उसके स्टाफ और उसके तलबा सब की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से आसिम खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि आप अपने मैदान में मज़ीद तरक्की करते रहें और उम्मत के काम आते रहें, मुल्क के काम आते रहें, और इस तरीके से इस मुल्क की तरक्की में आपका बड़ा हिस्सा हो। हम ऐसी तमन्ना और ऐसी
उम्मीद करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हम सब की तमन्ना और आरज़ू को पूरा पर उतरेंगे। मैं अब बहुत ज़्यादा इनके और आपके दरमियान हाइल न होते हुए मैं इन्हें दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और IPS UPSC के सिलसिले में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है, उर्दू ज़बान में होने के बावजूद आपने कैसे तैयारी की, किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा और आपने उनका किस तरीके से मुकाबला किया, इस सिलसिले में आप अपने तजुर्बात और अपने एक्सपीरियंस को हमारे सामने शेयर करेंगे, हमारे सामने बयान करेंगे। मैं उनके और उनके रुफ़क़ा के शुक्रिया के साथ मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और इसके सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार करें और हम जामिया की तरफ से उनका इस्तक़बाल भी करते हैं। और इस सिलसिले में मज़ीद नौजवानों को क्या तैयारी करनी चाहिए, हमारी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जगह पर जाकर एक स्पीच दे चुका हूँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, अलग अलग हॉलों में, मदरसे में। ये मेरी पहली स्पीच है, तो किसी तरह की कोई गलती खामी हो जाए तो आपसे माफ़रत करना चाहता हूँ। मेरा नाम आसिम किफ़ायत खान है। मैंने इस साल UPSC सिविल सर्विसेज का इम्तिहान 558वीं रैंक के साथ कामयाब किया है। मैं हर साल कई तलबा UPSC में कामयाब होते हैं, लेकिन मेरी कामयाबी स्पेशल क्यों है? 2013 के बाद से UPSC सिविल सर्विसेज का इम्तिहान उर्दू ज़बान में कामयाब करने वाला मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि UPSC का इम्तिहान मुल्कों के सबसे आला ओहदों पर फायज होने के लिए जो इम्तिहान लिया जाता है, जिससे आप IAS, IPS, IRS या ग्रुप A ऑफिसर्स बन सकते हैं, वो इम्तिहान उर्दू ज़बान में लिया जाता है। आपको UPSC इजाज़त देती है कि मेंस इम्तिहान जो होता है, जिसमें आपको अपने जवाबात लिखने रहते हैं, वो जवाबात आप उर्दू में लिख सकते हैं। ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है। UPSC बहुत सारे इम्तिहान लेती है। फॉरेस्ट सर्विसेज का इम्तिहान होता है, मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं, CAPF के इम्तिहान होते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज का जो इम्तिहान होता है सिर्फ वही उर्दू ज़बान में दिया जा सकता है। उसके बारे में बेसिक मालूमात मैं दे देता हूँ कि इस इम्तिहान के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है, कम अज़ कम आपको ग्रेजुएशन करना होगा किसी भी फील्ड से, चाहे आप BA करें, BSc करें, इंजीनियरिंग करें, B.Pharm करें या मेडिकल BUMS कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। उसके लिए कम अज़ कम जो उम्र दी गई है वो 21 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल। 21 से 32 साल के बीच के ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट इस इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। ये जनरल के लिए है। अगर आप OBC या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा वक्त और ज़्यादा अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। आप ये 6 मरतबा इस इम्तिहान को जनरल कैटेगरी से दे सकते हैं। मेरा ये पाँचवा अटेम्प्ट था। मैं 5वीं तैयारी में इसको कामयाब कर चुका हूँ। मेरी पहली से 12वीं तक की जो तालीम है वो धुलिया शहर के LM सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से हुई है। जितने सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह, मैंने सब कुछ उर्दू ज़बान से पढ़ा हुआ है। उसके बाद 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग की है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में, और 2015 से मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया में इस इम्तिहान के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इम्तिहान के 3 मरहले होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेन एग्जामिनेशन, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव तरह का होता है। उसमें आपको एक सवाल पूछा जाता है, उसके 4 मुतबादिल होते हैं, उसमें से आपको सही जवाब चुनकर उसमें सर्कल फिल करना होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए तो आपको फिर मेन इम्तिहान के लिए बैठने की इजाज़त दी जाती है। मेन इम्तिहान में कुल 9 पर्चे होते हैं। उसमें से 2 अगर हम छोड़ दें, जिसमें कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है और एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, उसमें आप उर्दू भी चूज़ कर सकते हैं। इन 9 में से 2 पर्चों को छोड़कर बाकी के सारे पेपर आप उर्दू ज़बान में लिख सकते हैं।
उसमें जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 और जनरल स्टडीज़ 4 इस तरह के जीएस के पेपर होते हैं। एक पेपर होता है ऐसे का जिसमें आपको मजमून नवेसी करनी होती है, 2 मजमून लिखने होते हैं, एक मजमून 125 नंबरों के लिए होता है और इसके अलावा 2 पर्चे आपको ऑप्शनल के चूज़ करने रहते हैं, जिसमें आप उर्दू अदब को बतौर ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, बतौर इख्तियारी मजमून। तो मेरा ऑप्शनल भी उर्दू रहा है, इसलिए मैंने वो 2 पर्चे भी उर्दू ज़बान में ही लिखे। इसकी बजाय अगर आपका ग्रेजुएशन किसी ऐसे सब्जेक्ट से हुआ है जैसे आपने BA हिस्ट्री से किया हो, BA ज्योग्राफी से किया हो, या मेडिकल साइंस के BOMS के कुछ स्टूडेंट्स हो, तो वो कोई दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। वो ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं या माशियात ले सकते हैं। इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट से आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यही एक मरहला है जिसमें आप उर्दू में इम्तिहान दे सकते हैं। पहला जो प्रीलिम का मरहला होता है वहाँ पर सवाल सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको लिखना नहीं होता। सवाल की जो ज़बान होती है वो इंग्लिश और हिंदी में होती है, आपको वो समझना रहता है और बीच उसके जवाब चूज़ करने होते हैं। दूसरा जो मेंस का मरहला है, यहाँ पर आप उर्दू ज़बान में जवाबात लिख सकते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आखिरी मरहला आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जिस ज़बान में चाहे इंटरव्यू दे सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उसमें ज़बान की कोई कैद नहीं, वो सबसे आखिरी मरहला है। और इस इम्तिहान की तैयारी के लिए जब मैंने 2015 में इसका प्रिपरेशन शुरू किया हज कमेटी ऑफ इंडिया में जाकर, और वहाँ पे अपने असातिज़ा को बताया कि मैं उर्दू मीडियम लेकर के इम्तिहान में शरीक होना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके 3 बेसिक रीज़न थे। पहले, उर्दू मीडियम से पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है पूरे इंडिया में। दूसरा, जो किताबें चाहिए UPSC में अपीयर होने के लिए वो उर्दू ज़बान में मौजूद नहीं है। और तीसरा, जो टेस्ट सीरीज़ हमें जवाबात लिखने की मशक करने के लिए या प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है वो भी उर्दू में अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों के बाद भी मैंने ये इम्तिहान कैसे कामयाब किया। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मदरसा बैकग्राउंड, आप में से कुछ मदरसा से फारिग हो रहे हैं, कुछ असली तालीम हासिल कर रहे हैं, जो BA बाहर से कर रहे हैं, B.Pharm कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। मदरसा बैकग्राउंड के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि 6ठी जमात से 12वीं जमात तक की NCERT की जो किताबें हैं, जो अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है और हिंदी ज़बान में भी अवेलेबल है, इन तीनों में से किसी भी ज़बान में आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस इम्तिहान में की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो 6ठी से 12वीं तक के जो UPSC ने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं उनकी तैयारी शुरू करें। अंग्रेज़ी का इसमें क्या ताल्लुक़ है? जैसे मैंने पूरा इम्तिहान उर्दू ज़बान में लिखा है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। और वो लाने के लिए अगर आपने अब तक अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी है तो 6ठी जमात से 12वीं जमात तक की NCERT पढ़ना आप शुरू करिए अंग्रेज़ी ज़बान में। इससे क्या होगा? पहली चीज़ तो ये होगी कि आपकी अंग्रेज़ी खुद ब खुद इम्प्रूव होगी। थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे वो चीज़ आते जाएंगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आपने फॉर्मल स्कूलिंग आपकी रह चुकी है, आपने 10वीं 12वीं तक की तालीम अगर हासिल नहीं की है, सिर्फ एग्ज़ाम बाहर से दिया हुआ है, तो शुरुआत के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स उन किताबों में आपके क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। और अंग्रेज़ी के लिए ये बात जहन में रखना है कि प्रीलिम इम्तिहान जो होता है वहाँ पर सवाल तो उर्दू में पूछे नहीं जाते, सवाल अंग्रेज़ी ज़बान में ही आएंगे। 2 घंटे के अंदर आपको 2 पर्चे सॉल्व करने जो अंग्रेज़ी ज़बान में पूछे जाते हैं। उस लेवल की बेसिक अंग्रेज़ी आपको सीखनी ही पड़ेगी, उससे किसी को फरार हासिल नहीं है। मेंस इम्तिहान में भी एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, 300 मार्क्स के लिए वो पेपर होता है, उसमें से आपको 75 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग करनी पड़ती है। वहाँ पर भी आपको अंग्रेज़ी लिखते आनी चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको अंग्रेज़ी किसी न किसी लेवल पे आपको हासिल करनी पड़ेगी, उसकी नॉलेज, उससे किसी को फरार हासिल नहीं है। लेकिन उर्दू मीडियम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि UPSC में 2 पर्चे ऐसे होते हैं, एक मजमून नवेसी का पर्चा होता है और एक GS4 जिसे एथिक्स का पेपर कहते हैं, अखलाकियात। ये पर्चों में आपको अपने ख़यालात का इजहार करना होता है और हम हमारी मादरी ज़बान के अलावा किसी भी ज़बान में अपने ख़यालात का इजहार इतने अच्छे से नहीं कर सकते। इन 2 पर्चों में अगर आप उर्दू मीडियम से ही लिखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप अच्छे से ऐसे लिख पाओगे, अच्छे से GS4 का पेपर लिख पाओगे। और
कोचिंग के हवाले से बताना चाहता हूँ कि आपके मदरसे के 2 स्टूडेंट मुफ्ती रिजवान और एक इस साल कोई और आए हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया में एडमिशन ले चुके हैं। उन्होंने वहाँ का एंट्रेंस क्लियर किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में ये अदारा चलता है। वहाँ के लिए हर साल नोटिफिकेशन आता है, आपको एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिलअप करना होता है। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ पे एंट्रेंस लिया जाता है। वो इम्तिहान अगर आप कामयाब कर पाए तो आपको इंटरव्यू के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया बुलाया जाए, और वो इंटरव्यू आपने कामयाब कर लिया तो आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। प्रोसेस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह आपके मदरसे के बच्चे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल ये कर ही सकते हैं। वहाँ पे कोचिंग इंग्लिश ज़बान में ही दी जाती है। मैं जिस वक्त था उस वक्त भी अभी भी वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान में ही दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे अदारे, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, ज़कात फाउंडेशन, हमदर्द स्टडी सर्कल, हैदराबाद में कुछ एकेडमी है जहाँ पे फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग दी जा रही है। अगर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है या आप कंप्लीट कर चुके हैं या 1-2 सालों में अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि बेसिक एनसीईआरटी की जो किताबों का मैंने जिक्र किया, आप अभी से अगर वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आप उसे एंट्रेंस को क्लियर कर पाओगे, और उसके बाद फिर वहाँ पे मुकम्मल रहनुमाई यूपीएससी की हासिल हो जाती है।